आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच लेकर चल रहे थे, तो आज आपके सामने क्लास नंबर 17 17वीं क्लास आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हम आपको वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांतों के बारे में अवगत कराएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना कोई मुश्किल ना कोई बाधा ना कोई संघर्ष, ना कोई मुश्किल ना कोई बाधा ना कोई संघर्ष, फिर क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। मेरे साथियों, अपने सीने की आग को कभी बुझने ना देना, तो बड़े बड़े तूफान भी आपके सामने थम जाएंगे। तो मेरे साथियों, हम आज की इस कक्षा को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम विशेष तौर से वंशानुक्रम के नियम में मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है और विभिन्नता का नियम है, बीजमैन का नियम है, उनको पढ़ेंगे। पढ़ो वही जो सिलेक्शन करवाएं, मक्खन प्रस्तुत करेंगे हम आपके सामने। साथियों पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे साथियों, वंशानुक्रम के नियम कुल मिलाकर आपके 7-8 नियम होंगे। इसको सरफेस लेवल पर आपको देखना है कि किस नियम में क्या बात कही गई है, और किसी किसी में यदि उस नियम को देने वाला कोई मनोवैज्ञानिक है तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी है। बाकी ज्यादातर तो पूछा जाता है आपके सरफेस लेवल से। तो पढ़ते हैं वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत। पहला नियम आपके आता है, पहला नियम समानता का नियम। मेरे साथियों, लॉ ऑफ आपके रीइम्बैलेंस, ठीक है ना। क्या है समानता का नियम? समानता का नियम कहता है, समानता नियम आप कया करे कि आदमी है तो आदमी री संतान आदमी होवेला, बांदरे री संतान बांदरो होवेला, और गाय री संतान गाय ही होवेला, और कबूतर री संतान कबूतर ही होवेला। यानी समान प्रजाति से आपरे समान आपके जीव पैदा होवेला। तो समानता का नियम कहता है कि समान प्रजाति से समान जीव पैदा होगा। मनुष्य से मनुष्य, बंदर से बंदर का बच्चा पैदा होगा, और आपकी गाय के बच्चे से गाय का बच्चा पैदा होगा। यह कहता है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतान होगी, जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान होगी, ठीक है ना। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होंगे, ये भी है। और इसमें जैसा आपके जैसी प्रजाति है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, मानव से मानव ही पैदा होगा, ये भी। और आपके बंदर से बंदर ही पैदा होगा, बंदर से बंदर ही पैदा होगा, ठीक है। और दूसरा समानता का नियम ये कहता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि हो गई। कोई टाबरी एड़ो है जो को आप रे खेलन में तेज है, ठीक है। तो क्या करे कि ये जो पिताजी हैं वो भी आप रे खेलन में तेज आ, अच्छो खेलता, ई कारण है टाबरियू भी आपनो जोरदार खेला करे, पहचान लिया करे, ठीक है। तो समानता का नियम ये कहता है कि समान प्रजाति से, ठीक है, वैसा ही जीव उत्पन्न होगा, और दूसरा जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनके जो संतान है वो पैदा होगी। दूसरा पढ़ते हैं विभिन्नता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ आपके वेरिएशन, विभिन्नता का नियम इसका ऑपोजिट है। इसके अनुसार जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, उनके ऑपोजिट विभिन्न, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि, रंग और स्वभाव में कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है कि है टाबरीर माँ भी गोरी है और टाबरीरो पापा भी गोरो है, लेकिन टाबरी थोड़ो सांवले कलर हो गयो, तो वही जगह आप रे विभिन्नता रो नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन रो नियम काम करया करे। माँ भी गोरी और पिताजी भी गोरे और टाबर हो गया आपके सांवले कलर का, तो वहां विभिन्नता का नियम काम करेगा। माँ भी गोरी और पिताजी भी गोरे, ठीक है, और बच्चा भी हो गया आपके गोरा, तो वहां करेगा आपके समानता का नियम काम। समझ रहे मेरे साथियों, समानता का नियम कहता है कि समान, ठीक है ना, जैसे माता पिता हैं वैसे ही बच्चा पैदा होगा। और विभिन्नता का नियम कहता है कि माता पिता के विपरीत भी बच्चा पैदा हो सकता है।
आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो जिसके अंतर्गत जैसे माता पिता, मतलब आपको दोनों उदाहरण, समानता का नियम भी मिल जाएगा और विभिन्नता का नियम भी मिल जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, प्रत्यागमन या फिर परावर्तन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेग्रेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये भी लगभग इसी के बराबर, विभिन्नता के नियम के जैसा ही है। ये कहता है कि बालक अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं एक बालक में। ठीक है ना, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का अर्थ होता है विपरीत गुणों का एक बालक में संचरण होना। ठीक है, एक बालक में माता पिता के विपरीत गुणों का हस्तांतरण होना। ठीक है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे बालकों को देखा जिनके आपके पिताजी हैं वो बिल्कुल शांत स्वभाव के, लेकिन उनके जो लड़के हैं, ठीक है, वो थोड़े आक्रोशी स्वभाव के, गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो पिता शांत स्वभाव के और लेकिन लड़का है वो अशांत स्वभाव का। ये आपके प्रत्यागमन यानी उसके माता पिता के विपरीत गुण उसमें आ गए। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के हो सकते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली माता पिता, ठीक है ना, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि के पैदा हो गए, होने की प्रवृत्ति। और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। किसे कहते हैं, जो बुद्धिमान माता पिता है, जिनका इंटेलिजेंस अच्छा है, उनके तो मंद बुद्धि के बच्चे पैदा हो गए, और मंद बुद्धि माता पिता के आपके बुद्धिमान बच्चे पैदा हो गए। ऐसे आपको इतिहास में बहुत सारे नियम देखने को मिलेंगे, उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे यहां लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि काले माता पिता की गोरी संतान का होना। ठीक है, ये नियम यहां भी काम करता है ऊपर। ठीक है, और बुद्धिमान माता पिता की मंद बुद्धि संतान उत्पन्न होना। या ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा होगा कि कदे कदे यहाँ करे कि आप रे पिताजी वीरू लंबो है, हाइट वीरे मारे जतरी है। ठीक है, कोई टाबरी है वीरी पिताजी हाइट मारे जतरी अतरी लंबी है, और वीर बाद में उर जो बच्चों हैं टाबर है वो धीरे धीरे मोटो किशोर अवस्था में गए, लेकिन टाबरी आप रे थोड़ा सो ठिगणो रह गयो। ठीक है, तो यह कहकर प्रत्यागमन का नियम यानी माता पिता की विपरीत गुणों का, इन दोनों नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम में विपरीत गुण के ही आपकी संतान पैदा हो गई। आगे बढ़े मेरे साथियों, 3 नियम हमने कर लिए हैं। चौथा है बीज कोषों या फिर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल सरल, इसको याद रखना। बीज कोष का नियम, बीज में न दिया, बीज कोष का नियम बीज में न दिया, जो कि जर्मनी के थे। इनका कहना है कि जो आपके जनन द्रव्य है वो कभी समाप्त नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। जो बीज कोष होते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलते रहते हैं इस टाइप से। जनरेशन आपके फर्स्ट, जनरेशन सेकंड और जनरेशन थर्ड। ठीक है, तो कोई बीज कोष जनरेशन फर्स्ट में है तो वो बीज कोष जनरेशन 2 में जाएगा, और वही बीज कोष जनरेशन 3 में चला जाएगा। समझे मेरे साथियों कि कोई भी बीज कोष जनन द्रव्य जो जनरेशन फर्स्ट में है वह जाएगा सेकंड में, और सेकंड वाला जनरेशन थर्ड में जाएगा। तो इस प्रकार बीज कोष हमेशा निरंतर कंटिन्यू एक आपके जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनका ट्रांसफर होता रहता है। मेरे साथियों क्या लिखा है देख लेते कि बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। ठीक है ना, जैसे एक बालक आपके राकेश नाम का, या कोई लड़की है, जैसे एक लड़की, जैसे कोई लड़की है, काव्या, काव्या लड़की है, ठीक है, और उसके पिताजी, पिताजी और फिर उसके दादाजी, दादाजी, पिताजी और दादाजी। तो बीज कोष का नियम कहता है कि दादाजी का जो जनन द्रव्य है, ठीक है, वो उसके पिताजी में आएगा, और पिताजी का जनन द्रव्य है वो काव्या में जाएगा, और जो काव्या का जनन द्रव्य है वो आपके जो उसकी पैदा होने वाली संतान है उनमें हस्तांतरित होगा। ये कहता है बीज कोष का नियम, यानी कि अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जी टू जी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य यानी बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, वह हमेशा चलता ही जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी तक वह चलता रहेगा। बीजमैन ने उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया। मेरे साथियों इस पंक्ति को थोड़ा हम देखते हैं। बीजमैन ने उपार्जित गुणों का असंचरण, अब ये उपार्जित गुण क्या है मेरे साथियों, समझिए।
उपार्जित गुण क्या हैं? उपार्जित गुण देखिए, उपार्जित गुण उसे कहते हैं जो गुण अर्जित की जाते हैं। उपार्जित 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 गुण, उपार्जित गुण और गुणों का असंचरण। बीजमैन कहते हैं कि उपार्जित किए गए गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में असंचरण होता है, कि वो गुण संचरित होते ही नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते ही नहीं है। कौन से गुण मिलते हैं? जो जनन द्रव्य वाले गुण हैं, बीज कोषों से प्राप्त हैं, ठीक है, आनुवंशिक तौर पे मिल रहे हैं, वही गुण आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर बीज कोषों यानी जनन द्रव्य के माध्यम से आपके हस्तांतरित होते रहते हैं। लेकिन जो उपार्जित गुण है, ठीक है, उनका असंचरण होता है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ते। संचरण, असंचरण, असंचरण, उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम दिया है। वो कहते हैं कि यदि कोई गुण किसी पिताजी ने अर्जित किया है, ठीक है, तो वो गुण बालक में वो आपके ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। पिताजी ने कोई गुण अर्जित किया है, जैसे मैं पोइट्री लिखता हूं, ठीक है, तो मैं पोइट्री का गुण मैंने अर्जित किया है, और अब जरूरी नहीं कि यही गुण मेरे जो मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, उसमें ट्रांसफर हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा बीजमैन कहते हैं। बीजमैन ने उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार अर्जित गुणों का बालक में संचरण नहीं होता है, सिर्फ जनन द्रव्य के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया। अब उन्होंने क्या किया इसके उदाहरण के लिए है, बीजमैन भाई साहब आपने मनोवैज्ञानिक, ठीक है, वहां इस सिद्धांत की पुष्टि कराने वास्ते है एक उंदरे ने लियो, और उंदरे आपने पूंछड़ी काट दी, और पूंछड़ी काटने बाद में ने, ठीक है, जो अगली संतान पैदा हुई उंदरेरी, तो वे संतान ने भी पूंछड़ी काट दी, फिर बाद में ने जो अगली संतान पैदा हुई वीर भी पूंछड़ी काट दी, और यहां करते करते आप उंदरेरी 5-7 पीढ़ियां तक पूछा काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, बस काटन नो काम कीधु आप रे बीजमैन साहब। और अंतर महीने 6ठी-7वीं पीढ़ी में जो भी उंदरो हुआ, ठीक है, वो उंदरो पूरी आप रे पूरी पूंछ लेर पैदा हुआ। कहने का मतलब है कि बीजमैन साहब देखियो कि अर्जित या उपार्जित जो आप रे गुण है, उपार्जित गुण है, ठीक है, पूंछ काट दी तो उसके अनुसार तो बिना पूंछ का चूहा पैदा होना चाहिए था, लेकिन बिना पूंछ का चूहा पैदा ना होकर के, ठीक है, 3री 4थी 5वीं अगले वीडियो में जो चूहे पैदा हुए वो आपके पूंछ वाले ही पैदा हुए, बिना पूंछ विहीन पैदा नहीं हुए। यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि बीजमैन उपार्जित गुणों का असंचरण। वो कहते हैं कि उपार्जित गुण है उनका असंचरण होता है, ठीक है ना। चूहे की पूंछ काट देने के बाद में भी बिना पूंछ का चूहा पैदा ना होकर के आपके पूंछ वाला ही चूहा पैदा हुआ। पूंछ काटता है किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। अगला देखते हैं, अर्जित और उपार्जित गुणों का संचरण। देखो बीजमैन साहब ने उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम दिया, कंफ्यूजन नहीं होना मेरे साथियों, ठीक है। बीजमैन साहब ने तो कहा उपार्जित गुणों का असंचरण, असंचरण कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते। तो बीजमैन साहब ने कहा, बीजमैन साहब ने, बीजमैन है वो कहते हैं कि सिर्फ जनन द्रव्य है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। अब उपार्जित गुणों का संचरण ये कहता है, आप सीधा समझो इसको, ठीक है ना, बिल्कुल सरल है कि जो गुण हमने अर्जित किए हैं, ठीक है, वही गुण जो एक पिता से उसके बालक को प्राप्त हुए। कहा है कि सिद्धांत के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जनन द्रव्य पर होता है। क्या होता है? जनन द्रव्य पर होता है। जनन क्या कर देखो, कई बार देखो आप रे गांव में सत्संग हुआ करे, वहां में गए हूं तो मैं देखियो कि जो आप रे आदमी भजन गाए रहे हुए, तो वीर भेड़ो वीरो एक लड़को या 2 लड़का पूरे भेड़ा भेड़ा उन्हें वो मजीरा बजा रहा है। तो कारण है कि पूरे जो बालकार पिताजी जो गुण अर्जित करे हुए आप रे, जो गुण अर्जित करे हुए कहो आप रे भजन गावनो गायकी गुण अर्जित करे हुए, वह गुण वीरे बालका में भी आ गयो है, और वह भी आप मजीरा बजाने लगा, और आगे आने वाले समय में वह भी आप अच्छा सा भजन गावेला, ठीक है। तो वही आ चीज है कि जो अर्जित या उपार्जित गुण होता है उनका संचरण होता है।
विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। ठीक है, लेमार्क के इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पाउलो ने चूहों पर तथा एक हैरिसन ने कीट पतंगों पर परीक्षण करके इसको किया। पाउलो साहब ने चूहों पर किया, ठीक है, और जो आपके एक हुए हैरिसन साहब ने इनको किया है कीट पतंगों पर। फैक्ट्री के बाहर बैठे रहते थे, वो क्या शोध किया, वह कीट पतंगों की फैक्ट्री के बाहर बैठे रहते थे, कौन, हैरिसन साहब, और जिससे गुए से पंख खत्म हो गए और फिर वह काले ही पैदा होने लग गए। ठीक है ना, कौन, जो चूहे थे कि फैक्ट्री के बाहर उनके धुएं से उनके पंख जो आपके थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, और उसके बाद में वह कैसे बिना पंखों वाले पैदा होने लगे, बिना पंखों के कीट पतंगे थे, बिना पंखों के पैदा होने लग गए। जैसे देखिए मेरे साथियों कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ, एक जिराफ का उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, जिराफ की जो गर्दन, ठीक है, तो जिराफ की गर्दन आप रहे यूं लंबी को नहीं, पहला जिराफ की गर्दन छोटी, लेकिन अफ्रीका में पौधा आप ऊंचा ऊंचा पाया जाए, ये कारण की करो जिराफ आप गर्दन ऊंची करे और वो पौधा जो पत्तियां वत्तियां खावन लागो, और खाने बाद में धीरे धीरे करता हुई गर्दन लंबी होने लगी, और लंबी होते होते वो काफी लंबी होगी, और लंबी हो और बाद में ने वी जिराफ जो संतान पैदा हुई वीर गर्दन भी लंबी, और वीर संतान पैदा हुई वीर भी गर्दन लंबी। यह करते करते आगे आने वाले जितने भी संतान पैदा हुए सब जिराफ हरे गर्दन लंबी होने होगी। तो कहने का मतलब है कि जिराफ आपके जो पत्तियां खाता था तो इस कारण से उसकी गर्दन धीरे धीरे करते लंबी हो गई, और बाद में उसकी संतानों में भी गर्दन, जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान छोटी सी थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण लंबी हो गई, और कालांतर में उनकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में भी संचरित हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जितने भी आपके जिराफ पैदा हुए उनकी भी गर्दनें लंबी पैदा हुई। ठीक है ना, आगे देखिए। हाँ, अगला है आपके आता है मेंडल का आनुवांशिकता का नियम। मेंडल साहब, मेंडलवाद, ठीक है, मेंडल साहब को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया में भी एक स्थान पड़ता है चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया में एक स्थान है, ऑस्ट्रिया में। तो वहां के ये आपके वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पतियों पर शोध किया करते थे, वनस्पति शास्त्री थे, और साथ में आपके चर्च के पादरी भी थे, चर्च के पादरी थे। तो इन्होंने क्या किया, तो कुछ इन्होंने मटर के पौधे लिए, ठीक है ना, मटर के पौधे लिए और उन पर अपनी ये जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। जो उनका चर्च में एक उद्यान था, बगीचा था, उसमें उन मटर के पौधों को कई बार रोपा। ठीक है, और रोपने के बाद में कुछ उनके तथ्य निकल के सामने आए। वनस्पति शास्त्री ऑस्ट्रिया के इस नियम के अनुसार वर्ण संकर, ठीक है, प्राणी या वस्तु अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। ठीक है ना, उनका मुख्य रूप क्या है, वर्ण संकर जो भी पैदा हो रहा है वर्ण संकर, ठीक है ना, वर्ण संकर पैदा हो रहा है, यानी कि किसी दो चीजों को आप क्या करवाते हैं उनका, ठीक है, उनको आप संक्रमित करवाते हैं दो अलग अलग टाइप के जो प्रजातियों को। ठीक है, तो उसके बाद में जो एक वर्ण संकर पैदा होगी, लेकिन फिर वर्ण संकर से फिर जो उनकी मूल प्रजाति है उसी के अनुसार जो संतान है वो पैदा होगी। मेंडल ने मटर के पौधा पर है, ठीक है ना, और काले व सफेद चूहों पर प्रयोग किए, मटर के पौधा पर भी किए और काले और सफेद चूहों पर भी किए। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया। उसने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई। कुछ बड़ी ली, ठीक है ना, कुछ मटर थी, उन्होंने क्या ली, आपके बड़ी, और कुछ मटर इन्होंने ली छोटी। तो इस प्रकार करके उन्होंने इन मटरों को आपके बोया, छोटी मटर और बड़ी मटरों को बोया। कुछ बड़े आकार की मटरों को इन्होंने आप मटरों के पौधों को लिया, बड़े आकार के मटरों के पौधों को, और कुछ छोटे आकार के मटरों के पौधों को मिक्स करके इन्होंने बोया। ठीक है, तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया, और उनसे जो बड़े और छोटे का जो मेल कराया, इन्होंने आपस में मेल कराया, और इनसे जो आपके नया पौधा उगा फिर उसका बीज लेके, उस मटर को लेके फिर बोया, उनको कई बार आगे बोते रहे।
ठीक है। और नतीजन उगने वाली शुद्ध मटरे वास्तविक थी, यानी वह मटरे जो लास्ट में उगी वह वास्तविक थी, यानी कि जो जैसी पहले थी, पहली बार जैसा बोया गया था वैसी थी। और मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ आपके हेरिटेबिलिटी का जनक भी कहते हैं। मेंडल को इस नियम के दो उप नियम भी बताएं, ठीक है। अब पहला है आपके पृथक्करण का नियम, ठीक है ना, पृथक्करण का नियम। वो कहते हैं कि जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता है, वह समाप्त बल्कि बाद की पीढ़ियों के सदस्यों में दिखाई देता है। तो मेरे साथियों के जैसे मैं बड़े पौधे लिए ना, बड़े पौधे लिए, ये बड़े पौधे, ठीक है। फर्स्ट बार में जो पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बड़े पौधे लिए, तो पहली बार में बड़े मटर के पौधे बड़े पैदा हुए, ठीक है। फिर इन्होंने बाद में फिर बड़े और छोटों का फिर बार बार कराते रहे, तो फिर अंत में जाके जहां बोने थे ना, तो उसी प्रकार कुछ पौधे बोने निकले, कुछ बड़े निकले। तो कहने का मतलब है कि जो गुण पहली पीढ़ी में था वो एक पीढ़ी में दबा रहेगा, ठीक है, और फिर दूसरी अगली है ना, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में जाके वह बाद में वो दिखाई देगा। तो पहला इनका नियम है पृथक्करण का नियम। वैसे 3 इन्होंने नियम दिए, ठीक है। इसको आपके एक प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण जो प्रभावी है, मतलब पृथक्करण यही है कि जो आपके गुण प्रभावी हैं, प्रभावी गुण, ठीक है ना। मैंने कहा कि जैसे ये बड़ा मटर के पौधे और ये आपके इनका और बड़े मटर, एक मिनट मेरे साथियों, ये बड़े मटर और ये छोटे मटर, इनका इन्होंने क्या करवाया, मेल करवाया आपस में। और मेल कराने के बाद में जो फर्स्ट बार में पैदा हुए वो आपके कैसे मटर के पौधे, बड़े मटर के पौधे पैदा हुए, ठीक है। तो किसका प्रभाव पड़ा, बड़े मटरों का। फिर बाद में फिर अगली बार में इन्होंने इसी प्रकार से 4-5 बार इनको किया, तो आपके आगे जाके कुछ बड़े मटर पैदा हुए और कुछ छोटे मटर के पौधे पैदा हुए। तो जो पहली पीढ़ी में दबा रह गया था, पहली पीढ़ी में जो बड़े मटर पैदा हुए यानी कि छोटे हुए नहीं, लेकिन जो अगली 2-3 बार फिर इन्होंने मेल करवाया, और मेल करवाने के बाद में फिर आपके छोटे मटर के पौधे पैदा हुए, यानी कि ये जो इनका गुण था छोटे मटर वाला बोनापन, ये दबा रहा और अगली पीढ़ी में जाके क्या हो गया, आपके सदस्यों में दिखाई दे गया, ठीक है। अगला देखते हैं इनका दूसरा क्या था। हाँ, दूसरा है इनका स्वतंत्र छटाई का नियम, ऐसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, व्यूहन का नियम, ठीक है। एक आनुवांशिक गुण का विकास दूसरे वितरण आनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित होता है तथा स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे एक बार जो मटर पैदा हुए हैं तो जरूर नहीं कि सेम उसी प्रकार के मटर पैदा हो, मटर दूसरी बार में आपके अलग टाइप का एक मटर का जो है पौधा है वो पैदा हुआ। मतलब जितनी बार भी मेल करवाया तो कुछ छोटे पैदा हुए और कुछ बड़े मटर के पौधे पैदा हुए, तो एक दूसरे से स्वतंत्र यानी आनुवांशिक तौर से वो स्वतंत्र थे। मेरे साथियों, तो मेंडल का आपके था मेंडलवाद, ठीक है। इसको आपको सिर्फ है ना इतना ज्यादा नहीं है कि आप इनके डीप तक जाना है, ठीक है। हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इनको सरफेस लेवल पे ध्यान रखना कि किसने नियम दिया, ठीक है ना, और किस अपने जो प्रजाति यानी कि जैसे मटर के पौधे या सफेद चूहों पर इन्होंने दिया, वो आपको ध्यान रखना है। आनुवंशिक जनक किसे कहते हैं और कौन कौन से 2 नियम या दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, जो भी मुख्य रूप से 3 थे, और फिर बाद में विशेष तौर से आपके 2 नियम इनके हैं। अगला देखते हैं 7वां, ठीक है। 7वां नियम कौन सा है, 7वां है आपके डाल्टन का सांख्यिकी सिद्धांत, बायोमेट्रिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। लगभग सभी की बातें है ना थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है। माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है, सांख्यिकी नियम यानी संख्या के आधार पर। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कहा गया है कि एक जैसे बालक है, कोई बालक है, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि उसमें 1/2 गुण उसके माता पिता से प्राप्त होंगे, माता पिता से प्राप्त होंगे, ठीक है। और 1/4 गुण है उसके आपके दादा दादी या फिर नाना नानी से प्राप्त होंगे। फिर 1/8 गुण, ठीक है, उसके परदादा परदादी और परनाना परनानी। यही है मेरे साथियों आपके जो सांख्यिकी सिद्धांत कहता है कि बालक के गुणों का हस्तांतरण सिर्फ देखो 1/2 तो माता पिता से आ रहे हैं, लेकिन अपने पूर्वजों से भी यानी दादा दादी या नाना नानी से 1/4 गुणों को क्या कर रहा है, आपके हस्तांतरित कर रहा है, ठीक है। और परदादा परदादी और परनाना परनानी से भी 1/8 गुणों को क्या कर रहा है, वह हस्तांतरित
कर रहा है। जैसे मंदबुद्धि माता पिता के बालक का प्रतिभाशाली होना, ठीक है ना। अब देखो बालक के माता पिता मंदबुद्धि हैं, ठीक है, लेकिन उसका बालक उनका प्रतिभाशाली है, प्रखर है, बड़ी तेज बुद्धि चलती है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ यह गुण उसके माता पिता में तो था नहीं ना, ठीक है, तो यह गुण उसके पूर्वजों से उसको प्राप्त हुआ है, चाहे उसके दादा प्रतिभाशाली रहे हो या परदादा नाना में से कोई भी प्रतिभाशाली रहो, यहाँ यह गुण उस बालक के किन्हीं पूर्वजों से आया है, ठीक है। और अपने लास्ट है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत डार्विन साहब क्या कहते हैं? डार्विन साहब कहते हैं, ठीक है, हाँ, क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने आप को निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अनुसार बालक है जो खुद को बदलता रहता है और उसका विकास होता रहता है। जैसा वातावरण है, आसपास का परिस्थितियां हैं, माहौल है, उसके अनुसार बालक खुद को बदलेगा और उसका विकास होता रहेगा। डार्विन का यही विकासवादी सिद्धांत है। तो मेरे साथियों, आज हमने जो आपके 8 प्रकार के जो इसके सिद्धांत है, ठीक है, आनुवांशिकता के 8 सिद्धांत थे, उनको पढ़ा है। तो मेरे साथियों, आपने बहुत इसको ठीक है सरलता से अधिगम किया होगा और इसी प्रकार आप अधिगम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।